दोस्तों, ये कहानी का पार्ट 21 है। पार्ट 20 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। साक्षी पर जानलेवा हमला होने के बाद आरव की दुनिया ही बदल गई। 2 दिन तक उसकी जान बचाने की जंग लड़ने के बाद जब साक्षी होश में आई तो उसने मजाक में आरव को पहचानने से इनकार कर दिया। उन 2 घंटों ने आरव को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन आखिरकार दोनों के बीच भावुक सुलह हो गई और उनका प्यार पहले से और भी ज़्यादा गहरा हो गया। दूसरी तरफ आरव ने रंबा को उसके गुनाह की दर्दनाक सजा दी, मगर पूरा कपूर परिवार चाहता था कि उसे कानून के हवाले किया जाए। अब आरव के प्यार, गुस्से और परिवार की जिद के बीच सबसे बड़ा टकराव शुरू हो चुका था। अब कहानी में आगे। आरव जब तक हॉस्पिटल पहुंचा तब तक महेंद्र जी वहीं थे और साक्षी सो रही थी। साक्षी को चैन से सोता देखकर आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को यह सोचकर शांत किया कि साक्षी अब बिल्कुल ठीक है। रंबा को पिंजरे से आज़ाद कर दिया गया था और वही के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस की शिकायत दर्ज की गई और जो भी सबूत आरव के पास थे, आरव ने अपने पिताजी अमर से कहकर वो सभी सबूत पुलिस के हवाले करवा दिए थे। आरव इस वक्त अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि मानो साक्षी का नाम लेकर उसे ब्लैकमेल किया गया हो और यही बात उसके मन में घर वालों के प्रति गुस्से का कारण बनी हुई थी। शिवम जाकर उससे बात करता है और आरव को समझाता है कि वह घर के लोगों को गलत ना समझे। वे सिर्फ यही चाहते हैं कि आरव के ऊपर किसी के खून का इल्ज़ाम न आए और न ही किसी की मौत का जिम्मेदार वह बने। बस इसीलिए उन्होंने रंबा को पुलिस के हवाले करना चाहा था। शिवम और आरव की बातें खत्म हुई तो शिवम वहां से जाने ही वाला था कि तभी साक्षी की नींद खुल गई। कैसी हो तुम? शिवम ने साक्षी को देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ भाई। दीदी नहीं आई? दीदी कहाँ है? दीदी तुम्हारी खाना लेकर आएंगी, अभी अभी बात हुई थी उनसे। अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर 2 दिन बाद तुम्हें भी डिस्चार्ज मिल जाएगा। शिवम के जाते ही आरव उठकर साक्षी के पास आया। उसने साक्षी का हाथ प्यार से अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब तुम्हें दर्द नहीं है ना? जब भी तुम्हें जरा सा भी दर्द महसूस हो तभी मुझे या डॉक्टर को बता दिया करो। रो रो कर अपनी आंखें सुजा लेती हो तुम। मैं अभी ठीक हूँ, कहकर साक्षी अपने हाथ में लगी ड्रिप को देखने लगी। गर्दन नीचे करती है तभी उसकी नज़र आरव के हाथ पर पड़ती है। आरव, अपने हाथ के चोट, आपके हाथ पर ये चोट कैसे लगी? वह घबराकर आरव के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेती है। तभी आरव का भी ध्यान अपने हाथों पर गया। शायद गाड़ी चलाते समय उसने गुस्से में डैशबोर्ड और स्टीयरिंग पर जो मुक्का मारा था, उसी वजह से उसके हाथ में चोट आ गई थी। मिस्टर कपूर, आपके हाथ में तो सूजन आ गई है। साक्षी ने ऐसे कहा मानो दर्द आरव को नहीं, खुद साक्षी को हो रहा हो। अपने आप ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। आरव ने साक्षी की आंखों में देखा और फिर उसकी भौवें हैरानी से सिकुड़ गई, क्योंकि एक बार फिर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या हुआ? आरव ने घबरा कर पूछा। आपको दर्द हो रहा है? साक्षी की आवाज़ रोने लगी। जान, कह रहा हूँ आंसू मत बहाना, तुम्हारी एक बूंद भी आंसू नहीं देखना चाहता मैं, आरव ने कड़े शब्दों में कहा। साक्षी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए भींगी आंखों के साथ मुस्कुरा कर बोली, नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी आंखें रो रही थी लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रही हो, मगर दर्द था कि आंखों में रास्ते में बह ही रहा था। आरव थोड़ा आगे बढ़ा और साक्षी को अपने गले से लगाते हुए बोला, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा ये भोलापन कभी ख़त्म हो। आई लव यू। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, पहले डॉक्टर के पास जाकर अपने हाथ की ठीक से बैंडेज करवा कर आइए, फिर मेरे पास आइएगा। साक्षी ने प्यार से उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा, ठीक है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। फिर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाते हुए कहा, नो मस्ती, ओके? मोबाइल?
आरव ने मुस्कुराकर ना में गर्दन हिलाई, लेकिन फिर अपनी जेब में मोबाइल निकालकर साक्षी के हाथ में दे दिया और बाहर चला गया। साक्षी ने आरव का फ़ोन अनलॉक किया और व्हाट्सएप खोलकर नेहा, अर्पित और बाकी लोगों से बात करने का सोचा। तभी फैमिली ग्रुप में आई अपनी और आरव की तस्वीर पर उसकी नज़र पड़ गई, जिसे विक्रम ने शेयर किया हुआ था। उस तस्वीर को देखते ही साक्षी जैसे उसी में खो गई। तस्वीर में साक्षी ने अपना सिर आरव के कंधे पर रखा हुआ था। दोनों की आंखें बंद थी। आरव का एक हाथ साक्षी की बाजू को कसकर थामे हुए था, जबकि दूसरे हाथ पर साक्षी का ड्रिप लगा हुआ हाथ रखा था। दोनों के चेहरे पर नींद में भी हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी। साक्षी उस तस्वीर को प्यार भरी नज़रों से देखे जा रही थी। उधर आरव अपने हाथ की बैंडेज करवा चुका था, लेकिन साक्षी अब भी उसी तस्वीर में खोई हुई थी। उसे इतने प्यार से मोबाइल को निहारते देखकर आरव उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखने लगा। अच्छी है ना? आरव ने मुस्कुराकर पूछा। बहुत। साक्षी अभी भी उसी तस्वीर में खोई हुई थी। फिर उसने आरव की तरफ देखा और मोबाइल उसकी ओर बढ़ा दिया। आरव ने अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग की और थोड़ी देर बाद वही तस्वीर को उसकी डिस्प्ले पर दिखाई देने लगी। डिस्प्ले पर वह तस्वीर लगाने के बाद वह मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो मैंने इसे डिस्प्ले पर लगा दिया है। आपने बताया नहीं आपको ये चोट कैसे लगी? आरव सच बता नहीं सकता था। कुछ नहीं, आते समय थोड़ी जल्दी में था, इसीलिए गिर गया था। बात बदलते हुए उसने अपने पास रखा टिफिन उठाया और जिससे में इस वक्त कटे हुए फल रखे थे, टिफिन साक्षी की ओर बढ़ाते हुए बोला, चलो अब खाओ फ्रूट्स। साक्षी ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसमें कोई मजा ही ना हो। जान, तुम्हें इसकी ज़रूरत है, आरव ने हल्की सी आंखें दिखाते हुए कहा। आप भी खाओगे मेरे साथ? आरव उसे मना नहीं कर पाया। साक्षी अस्पताल में भर्ती थी, वह बीमार थी, लेकिन फिर भी वह खुद भी फल खा रही थी और आरव को भी अपने हाथ से खिला रही थी। आरव 2 दिन बाद साक्षी को डिस्चार्ज करवाकर घर ले जाने वाला था। उसने अपने कमरे में साक्षी की ज़रूरत की हर चीज़ पहले से अरेंज करवा दी थी। अस्पताल की तरफ से एक नर्स भी पहले ही हायर कर ली गई थी, जो समय समय पर साक्षी को उसकी दवाइयाँ दे और उसकी हालत पर नज़र रखे। 2 दिन बाद जैसे ही आरव ने अपनी गाड़ी कपूर हाउस के बाहर रोकी, उसे आज अपना घर कुछ अलग ही लगा। गाड़ी से उतरकर उसने सामने देखा तो मुख्य दरवाज़ा फूलों से सजा हुआ था। घर के बाहर का पूरा रास्ता रंगोली और फूलों से सजाया गया था। साक्षी के हाथ पैरों में चोट तो थी, लेकिन इतनी गंभीर नहीं कि वो चल ना सके। वह धीरे धीरे अपने पैरों से चल सकती थी। सबसे ज़्यादा चोट उसे सिर पर लगी थी और वहाँ की बैंडेज अभी लगभग 1 महीने तक रहने वाली थी। आरव ने साक्षी का हाथ थामा और दोनों रंगोली और फूलों से सजे रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुँचे। वहाँ आरव की माँ सावित्री जी और नेहा दोनों उनका इंतजार कर रही थीं। साक्षी को देखते ही नेहा ने पिंकी को भी आवाज़ लगा दी। कुछ ही पलों में घर के सभी लोग एक एक करके वहाँ इकट्ठा हो गए। आरती उतारने के बाद साक्षी के माथे पर तिलक लगाया गया। फिर गीता देवी ने कहा, पहले मंदिर में माथा टेक लो, तब तक मैं प्रसाद लेकर भिजवाती हूँ। इतना कहकर वो प्रसाद लाने चली गई। उधर आरव साक्षी का हाथ थामे घर के अंदर बने मंदिर की ओर बढ़ गया। ये पहली बार था जब साक्षी ने आरव को मंदिर के अंदर देखा था। साक्षी यही सोच रही थी कि आरव उसे मंदिर तक छोड़कर खुद बाहर चला जाएगा, लेकिन उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब आरव ने उसे प्यार से उसका दुपट्टा अपने सिर पर रखा और फिर पूजा की थाली से दीपक उठाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम खुद पूजा कर लोगी या मैं कर दूं? साक्षी को लगा जैसे उसने सुनने की शक्ति कम हो गई हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने यही सुना। यह साक्षी ठीक से झुक नहीं पाती थी क्योंकि उसे अभी भी काफ़ी दर्द होता था। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसके पीठ और कमर में गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वह न तो ठीक से झुक पाती थी और न ही ज़्यादा देर तक खड़ी रह सकती थी। साक्षी ने धीमे स्वर में कहा, आप किसी को बुला लीजिए पूजा करने के लिए, मैं यहीं हाथ जोड़कर खड़ी हूँ। लेकिन आरव ने किसी को आवाज़ नहीं दी। उसने खुद ही दिया जलाया, भगवान के चरणों में फूल अर्पित किए और वहीं रखी धूपबत्ती स्टैंड में लगाए।
तब तक आरव की माँ प्रसाद लेकर मंदिर में आ चुकी थी और उसे भगवान के सामने रख दिया था। आरव को पूजा करते देख साक्षी अब भी हैरान थी। तभी उसके सामने आकर खड़ी हुई नेहा ने अपनी दोनों भौवें ऊपर चढ़ाई, आंखें चमकाती हुई मुस्कुराकर बोली, तुम आज देखकर हैरान हो रही हो, हम तो 2 दिन पहले ही देख चुके हैं। पूजा पूरी होने के बाद आरव ने आरती की लौ साक्षी के माथे से लगाई और फिर उसे अपने हाथों से प्रसाद खिलाया। उसके बाद वह साक्षी को लेकर अपने कमरे में आ गया। उसे बिस्तर पर बैठाने के बाद जैसे ही आरव उठकर जाने लगा, साक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप पूजा कब से करने लगे? आरव को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और जोर से हाथ नहीं खींचना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से साक्षी को दर्द हो सकता था। मेरे सामने बैठकर मुझसे बात कीजिए, साक्षी ने आदेश देने वाले अंदाज में कहा। साक्षी बिस्तर पर पैर नीचे करके बैठी थी। आरव उसके पैरों के पास दोनों घुटनों के बल बैठ गया और बोला, तुम कहती थी ना कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्यार सच्चा हो और मन में भगवान पर विश्वास हो तो प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। मैंने भी भगवान से तुम्हें मांगा था और उन्होंने तुम्हें मुझे वापस लौटा दिया। देखो, तुम इतनी बुरी तरह गिरी थी, फिर भी इतनी अच्छी तरह रिकवर हो रही हो। इसीलिए अब मुझे भी तुम्हारे भगवान पर विश्वास हो गया है। साक्षी झुककर आरव के गले लग गई और भावुक होकर बोली, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। घर वापस आने के बाद साक्षी बहुत खुश थी। पूरे घर में सभी उसका बहुत ध्यान रख रहे थे। अस्पताल की तरफ से आई हुई नर्स बस नाम की थी, असल में उसकी देखभाल घर के लोग ही कर रहे थे। आरव अब फिर से ऑफिस जाने लगा था, लेकिन ऑफिस से लौटने के बाद उसकी पूरी कोशिश रहती थी कि उसका सारा समय और सारा ध्यान सिर्फ साक्षी को ही मिले। इसी प्यार और सकारात्मक माहौल में रहकर साक्षी बहुत तेजी से ठीक हो रही थी। उसके सिर को छोड़कर शरीर के बाकी सभी चोटें और खरोच लगभग भर चुके थे। हर दूसरे दिन साक्षी के सिर की पट्टी बदलने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जब साक्षी की पट्टी हटने वाली थी। सुबह से ही वह अस्पताल जाने के लिए पूरे घर में इधर उधर उछल रही थी। न पढ़ाई की कोई टेंशन, न इंटर्नशिप, न ही घर के बच्चों के साथ रहते रहते साक्षी भी बिल्कुल एक बच्ची बन गई थी। साक्षी चलो, आरव की आवाज़ सुनते ही वह उनके साथ बाहर जाने लगी। तभी बनी जोर से चिल्लाया, मम्मा, आते समय मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना। आरव ने घूर कर बनी की तरफ देखा। दोनों लड़कों की नाकें बह रही थीं, लेकिन फिर भी उन्हें आइसक्रीम खानी थी। साक्षी पलटकर बच्चों की तरफ फ्लाइंग किस करते हुए बोली, बिल्कुल, लेकिन मेरे साथ भी शेयर करनी पड़ेगी। हनी ने अपने घूरते हुए पापा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और मम्मा को देखकर बड़ी सी मुस्कान दे दी। आरव ने पहले अपने दोनों बच्चों को देखा, फिर अपनी बीबी को जो बच्चे से कम नहीं थी। वह मुस्कुराया, उसका बाजू पकड़कर उसे अपने साथ कार की तरफ ले गया। उसने साक्षी को कार में बैठाया, सीट बेल्ट लगाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बच्चों को कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार करके उन्हें बिगाड़ रही हो? साक्षी ने अपनी आंखें छोटी करके आरव की तरफ देखा। आरव मुस्कुराया। उसने झुककर हल्के से उसके होठों को अपने होठों से छुआ और बोला, सर्दी है उसे और उसे आइसक्रीम खानी है। साक्षी ने तुरंत अपने होठों पर उंगली रखी और धीरे से बोली, और ये क्या था? ये कुछ नहीं था। आज तुम्हारी पट्टी उतर जाने दो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। ये तो सिर्फ बेबी किस था, डैडी किस अभी बाकी है। आरव ने शरारती मुस्कान के साथ आंखें मारते हुए कहा। साक्षी ने अपने दोनों हाथ होठों पर रख लिए और सामने देखने लगी। वह हकलाने लगी। उसके मुंह से ठीक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं जान, मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा? अगर तुम डर जाओगी तो हम दोनों एंजॉय कैसे करेंगे? मिस्टर कपूर, साक्षी शर्म और झिझक से उसे घूरते हुए बोली। आरव के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। उसने गाड़ी स्टार्ट की और अस्पताल की ओर चल पड़ा। आरव ने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट पहले ही ले रखा था। अस्पताल पहुंचते ही नर्स ने दोनों को सीधे डॉक्टर के कैबिन में भेज दिया। आरव बैठ गया, जबकि डॉक्टर साक्षी को अंदर लेकर उसकी ड्रेसिंग करने लगे।
आखिरकार उसकी सारी चोटें पूरी तरह से भर चुकी थी, इसीलिए आज उसे पट्टी की कोई ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, फाइनली साक्षी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब तुम्हें पट्टी लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू डॉक्टर। साक्षी खुशी से खिल उठी। वह जैसे ही केबिन से बाहर आई, आरव की नज़र उस पर पड़ी। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह कुछ पल के लिए वहीं थम गई। आरव धीरे धीरे साक्षी की ओर बढ़ा। उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और बड़ी गौर से उसके चोट वाले हिस्से को देखने लगा। 3-4 जगह लंबे लंबे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उन निशानों को देखते ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि चोट कितनी गहरी रही होगी और साक्षी ने कितना दर्द सहा होगा। आरव झुककर उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए बोला, शुक्र है भगवान का, इतनी गहरी चोट के बाद भी तुम इतनी जल्दी रिकवर कर गई। साक्षी मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई और बोली, आज कितने दिनों बाद मुझे अपना सिर हल्का हल्का लग रहा है। पहले ऐसा लगता था जैसे मैंने अपने सिर पर कितना भारी बोझ बांध रखा हो। इतना कहते हुए उसने आरव की जेब से अपना फ़ोन निकाला और कैमरा ऑन करके खुद को देखने लगी। लगभग 1 महीने बाद आज वो पहली बार अपने आप को बिना पट्टियों के देख रही थी। जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पर अपने चेहरे पर पड़ी, उसके चेहरे की सारी खुशी पल भर के लिए ही गायब हो गई। उसकी जगह हैरानी और परेशानी की लकीरें उसके माथे पर उभर आई। साक्षी ने धीरे से आरव की तरफ देखा और भर्राई आवाज़ में बोली, मिस्टर कपूर। वह आगे क्या कहना चाहती थी आरव अच्छी तरह समझ गया था। जब उसने पहली बार साक्षी को बिना पट्टी के देखा था, उसी पल वो समझ गया था। आरव ने प्यार से उसका हाथ थामते हुए कहा, साक्षी, सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन साक्षी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे अपने सामने से धक्का दिया और तेजी से बाहर की ओर भाग गई। साक्षी, मेरी बात सुनो। आरव खुद को संभालते हुए उसके पीछे दौड़ा। साक्षी, रुको। साक्षी, नहीं मिस्टर कपूर, मुझे अब किसी से भी बात नहीं करनी, मुझे आपको भी नहीं देखना। कहते हुए साक्षी लगभग भागती चली जा रही थी, जबकि आरव उसके पीछे पीछे उसका नाम पुकार कर दौड़ रहा था। पार्किंग में पहुंचते ही साक्षी ने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। बच्चों वाली हरकतें मत करो, दरवाज़ा खोलो। आरव कार की खिड़की पर हाथ मारते हुए बोला। साक्षी को इस तरह रोते हुए देखकर वह इतना घबरा गया था कि उसे होश ही नहीं था कि कार की चाबी उसकी अपनी जेब में ही है। एक बार प्लीज़ मेरी तरफ देख लो, देखो मुझे, आरव लगातार बोले जा रहा था। तभी अचानक उसे ध्यान आया कि उसने झुंझलाते हुए कार की छत पर हाथ मारा, अपनी जेब में चाबी निकाली और कार का दरवाज़ा खोल दिया। साक्षी अभी भी कार के अंदर बैठी रो रही थी। आरव ने उसे धीरे से कार से बाहर निकाला। साक्षी अपने चेहरे से हाथ नहीं हटा रही थी। दोनों हाथों से अपना चेहरा ढके हुए वो लगभग रोए जा रही थी और बस एक ही बात दोहराई जा रही थी, मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे ये हाथ नहीं हटाना। उसे इस तरह टूट कर रोता देख आरव खुद भी बुरी तरह घबरा गया। उसने सबसे पहले खुद को शांत किया, फिर साक्षी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से लेकिन मजबूती से उसके चेहरे से हटाया। इसके बाद उसने अपना माथा साक्षी के माथे से टिकाते हुए कहा, इतनी सी बात पे कौन रोता है क्या? साक्षी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। आरव ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी पीठ के पीछे लपेट दिए और एक हाथ उसकी पीठ पर, दूसरी उसके सिर पर फेरते हुए बोला, इतनी समझदार होकर इतनी सी बात पर ऐसे रो रही हो, मेरे बाल। साक्षी आंखें बंद किए हुए सिसकते सिसकते बोली, क्या तुम्हारे बालों को इतने छोटे हो गए ना, बाद में फिर से बड़े हो जाएंगे, कितने गंदे लग रहे हैं। साक्षी रोते रोते बोली, बिल्कुल नहीं, तुमसे किसने कहा? क्या फिर तुम खुद ही अपने बारे में ऐसा सोच रही हो? आरव ने उसे समझाते हुए कहा, कोई क्यों कहेगा मुझे, सबको लगेगा बेचारी रोने लगेगी, बेचारी को बुरा लग जाएगा। आरव अभी भी अपना माथा उसके माथे से लगाए हुए था। साक्षी अब भी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी और ना ही उसकी कोई बात सुन रही थी। जाने कितने देर तक आरव यूं ही पार्किंग में खड़ा उसे समझाता रहा। धीरे धीरे साक्षी का रोना कम हुआ और अब वो धीरे से उसके सीने से लगी हल्के हल्के सिसक रही थी। आरव ने गर्दन झुकाकर उसके उन बालों को देखा जिनके लिए वह इस वक्त इतना रो रही थी।
उसके चेहरे के दाहिने हिस्से में लगी चोट के कारण उस तरफ के कुछ बाल काटने पड़े थे। 1 महीने बाल थोड़े बड़े तो हुए थे, लेकिन हमेशा लंबे लंबे बालों में रहने वाली साक्षी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। बहुत समझाने बुझाने के बाद आरव ने उसे गाड़ी में बैठाया और घर लेकर आ गया। घर पर सभी उसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही साक्षी अंदर गई, सबने देखा कि उसने अपना दुपट्टा सिर पर रख लिया है। बिना किसी से कुछ कहे, बिना मुस्कुराए और बिना किसी की तरफ देखे वह सीधे अपने कमरे की ओर चली गई। सब हैरानी से उसे जाते हुए देखते रह गए। आरव, क्या हुआ? साक्षी की आंखें तो सूजी हुई लग रही हैं। सावित्री जी ने चिंतित होकर पूछा। मॉम, एक्चुअली उसके चेहरे के सामने वाले तरफ के कुछ बाल काटने पड़े थे। आज उसने पहली बार उन्हें देखा था, इसीलिए रो रही थी, आरव ने धीमी आवाज में कहा। गीता देवी ने अपने सीने पर हाथ रखकर राहत की सांस ली। अरे, मुझे तो लगा जाने क्या हो गया। इतनी सी बात पर कौन इतना रोता है? समझा रहा हूँ उसे, लेकिन वो मान नहीं रही है। इतना कहकर आरव भी अपने कमरे की तरफ चला गया। साक्षी इस वक्त बाथरूम के अंदर थी। आरव ने कुछ देर तक उसका इंतजार किया, लेकिन वह बाहर नहीं आई। वह समझ गया कि साक्षी अभी भी उसका सामना नहीं करना चाहती। उसने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, बाहर आओ जान। अंदर से साक्षी की धीमी सी भर्राई हुई आवाज़ आई, मिस्टर कपूर, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं आती हूँ। जान, दरवाज़ा खोलो, आरव ने इस बार बिना किसी भाव के कहा। मिस्टर कपूर। साक्षी कुछ और कह पाती उससे पहले आरव गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोला, साक्षी, दरवाज़ा खोलो। जाने कितने दिनों बाद आज साक्षी ने आरव की गुस्से वाली आवाज़ सुनी थी, और उसने ज़्यादा तो उस बात का दुख हुआ था कि आरव ने उसे जान की जगह उसके नाम से पुकारा था। उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसने आरव को देखा और धीरे से बोली, आपने मुझे साक्षी क्यों कहा? आरव ने उसकी दोनों आंखों को बारी बारी से देखा, फिर उसने पूरे चेहरे को देखा। वो लगातार रोने की वजह से लाल पड़ गए थे। उसकी आंखें सूज गई थी। हाँ, क्योंकि मेरी जान इतनी नासमझ है कि यह नहीं समझ पा रही है कि बाल हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। ये कहते हुए उसने उसके छोटे हुए बालों को अपने हाथ में लेकर दिखाया। किस बात का डर लगता है तुम्हें, बताओ मुझे। आरव ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए पूछा। हंसेंगे सब? साक्षी ने नजरें झुकाते हुए कहा। कौन हंसेगा? जो लोग तुम्हें हॉस्पिटल में उस हालत में देखकर तुम्हारे लिए रो रहे थे, वो तुम्हें आज ठीक देखकर खुश होंगे या तुम्हारे इन बालों को देखकर हंसेंगे? सच सच बताओ, तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई करेगा? साक्षी, जिसका चेहरा इस वक्त आरव ने अपने हाथों में थाम रखा था, चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाई खड़ी थी। साक्षी, हम तुमसे प्यार करते हैं। हमारे लिए बस यही सबसे बड़ी बात है कि तुम ठीक हो, हमारे साथ। इतना कहकर आरव उसे कमर से पकड़कर वॉश बेसिन के पास ले गया और वहां बैठा दिया। काफी समय से साक्षी ने अपने बालों को अच्छी तरह से धोया नहीं था। अब उसके घाव पूरी तरह से भर चुका था, इसीलिए डॉक्टर ने उसे बाल धोने की अनुमति दे दी थी। आरव ने शावर ऑन किया और बहुत सावधानी से उसके बालों में शैम्पू लगाए, उन्हें धीरे धीरे साफ करने लगा। उसने साक्षी का चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया हुआ था। साक्षी बिना पलक झपकाए लगातार आरव को देखे जा रही थी। उन आंखों में आज भी कोई बदलाव नहीं था। वह आज भी उतना अच्छे से ख्याल रख रहा था जितना पहले रखता था। आप मुझे हमेशा इतना ही प्यार करेंगे ना? साक्षी ने धीमी आवाज़ में पूछा। बहुत ज़्यादा। वक्त के साथ यह प्यार और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आरव ने अपनी एक हाथ उसकी ठुड्डी को हल्का सा ऊपर उठाया और उसके होठों पर अपने होठ रखते हुए बोला, तुम कल भी मेरी जान थी, आज भी मेरी जान हो और हमेशा मेरी जान रहोगी। तो फिर वादा कीजिए, आप गुस्से में मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाएंगे। आज आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। साक्षी ने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, फिर उसके बालों पर लगे शैम्पू के झाग हटाते हुए बोला, ओके, मैं तुम्हें कभी तुम्हारे नाम से नहीं बुलाऊंगा। फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, वैसे भी तुम ही तो हो जो शर्मा जाती हो जब मैं सबके सामने तुम्हें जान कहता हूँ। बाकी मैं तो पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर कह सकता हूँ कि तुम मेरी जान हो। आरव पूरी कोशिश कर रहा था कि साक्षी का ध्यान उसके बाल से हटकर उसकी बातों पर आ जाए, और सचमुच साक्षी कुछ देर के लिए अपने बालों की चिंता पूरी तरह से भूल गई। अब आप बाहर जाइए, उसने शर्माते हुए आरव को हल्का सा पीछे ढकेलते हुए कहा। जल्दी आना। आरव मुस्कुराकर इतना कहता हुआ बाथरूम से बाहर निकल गया। साक्षी फ्रेश होकर जब बाहर आई तो आरव सोफे पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से उसका ध्यान उसके बुरी तरह से कटे हुए बालों से हटकर दूसरी तरफ आ जाए।
कमरे में आते ही मुस्कुराते हुए साक्षी ने अपने बालों पर बंधा हुआ तौलिया खोला और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को सुखाने लगी। एक पल के लिए भी आरव की नज़र उसके चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशन से नहीं हटी। वह देख रहा था कि साक्षी भले ही अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि उसके बाल फिर से बड़े हो जाएंगे, लेकिन वह खुद को आईने में इस रूप में देखना नहीं चाहती थी। आरव ने ड्रावर से हेयर ड्रायर निकाला और साक्षी को आईने की तरफ देखने के बजाय अपनी ओर घुमा लिया। साक्षी ने अपने चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान सजा ली। आरव जानता था कि वह सिर्फ उसे तसल्ली देने के लिए मुस्कुरा रही है। पूरे बाल सूख जाने के बाद आरव बोला, चलो कुछ खा लो। इतना कहकर उसने साक्षी का हाथ पकड़ा और अपने साथ बाहर ले जाने लगा। जब आरव ने महसूस किया कि साक्षी अपनी जगह पर खड़ी ही है और उसके साथ नहीं चल रही है, तो उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? मुझे नहीं जाना। क्यों? अभी तो मैंने तुम्हें समझाया कि इस बात से खुश है कि तुम ठीक हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाल छोटे हैं या बड़े। साक्षी ने उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे बुरा लगता है। आरव जितना धैर्य साक्षी के साथ रखता था उतना शायद वह अपने बच्चों के साथ भी नहीं रख पाता था, लेकिन उसके धैर्य की भी एक सीमा थी। अंदर ही अंदर वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसे गुस्सा आ रहा था कि इतनी मामूली सी बात पर साक्षी ने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया था। साक्षी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं समझ गई हूँ, और उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने जाऊँ? आरव ने गुस्से से उसका हाथ छोड़ दिया। यही बाल बहुत इम्पोर्टेंट लगते हैं तुम्हें? उसने साक्षी के खुले बालों को अपने हाथ में लेकर उसकी तरफ दिखाते हुए कहा। साक्षी ने अपनी गर्दन हिलाकर जवाब दिया, हाँ, ये मेरे बाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। शायद एक 20 साल की लड़की होने के नाते उसके लिए उसका लुक्स भी मायने रखता था, लेकिन आरव के लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि साक्षी सही सलामत थी। उसके लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं था। अच्छा, आरव लगभग चिल्लाते हुए बोला, इतने इम्पोर्टेंट है? आरव को अपना आपा खोता देख साक्षी भी गुस्से में चिल्ला पड़ी, बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे बाल कट गए, पता है मुझे कैसा लग रहा है। आरव ने गुस्से में उसकी बात काटते हुए कहा, फाइन, तुम्हारे बाल कटे हैं तो क्या तुम यही चाहती हो कि ये हमारे बीच में आए? तो ठीक है, मैं अभी अपने बाल काट देता हूँ, फिर मैं तुम्हें सबके सामने जाकर दिखाऊंगा, ताकि कम से कम तुम्हें ये एहसास हो जाए कि ये निर्जीव सी चीज़ हमारे जान से बढ़कर नहीं है। इतना कहकर आरव आगे बढ़ा और ड्रॉवर खोला और उसमें से एक डिब्बा निकालकर ट्रिमर बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने ट्रिमर ऑन करके अपने बालों की तरफ बढ़ाया, साक्षी ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसके हाथ से ट्रिमर छीनकर जमीन पर फेंक दिया और आरव की तरफ देखने लगी, जो इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। अगले ही पल साक्षी उसे गले लग गई। बिना कुछ बोले वो बस अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी तेज तेज चलती सांसों को आरव साफ साफ महसूस कर पा रहा था। वह धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी दरवाजे पर खड़ी नेहा ने ये सब देखा और मुस्कुराते हुए अंदर आती हुई बोली, क्या बात है न्यू लव बर्ड्स? नेहा की आवाज़ सुनते ही साक्षी ने आरव से अलग होने के लिए अपने हाथ ढीले छोड़ दिए, लेकिन आरव ने उसे नहीं छोड़ा। वह उसे उसी तरह अपने सीने से लगाए खड़ा रहा। साक्षी ने अपना चेहरा और भी ज़्यादा आरव के सीने में छिपा लिया ताकि उसे नेहा का सामना ना करना पड़े। आईने में आरव अपने पीछे खड़ी नेहा को साफ देख सकता था, जबकि साक्षी अब भी उसके सीने से लगी हुई थी। दोनों दोस्त थे, इशारों में बातें करना उन्हें अच्छी तरह आता था। आरव ने सिर्फ अपनी आंखों से इशारे से नेहा को सारी बातें समझा दी। नेहा मुस्कुराते हुई साक्षी के सामने आई। साक्षी अब भी अपना चेहरा आरव के सीने में छुपाई हुई थी और बिल्कुल भी नेहा के सामने नहीं आना चाहती थी। नेहा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे नहीं दिखाओगी? साक्षी सुबकते हुए बोली, दीदी मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी नहीं। नेहा हल्का सा मुस्कुराई, अच्छा, वैसे मेरे पास तुम्हारी इस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ? यह सुनते ही साक्षी ने झट से अपना चेहरा आरव के सीने से हटाया और बहुत उत्सुकता के साथ नेहा की तरफ देखते हुए बोली, क्या करोगी आप दीदी? नेहा साक्षी के कटे हुए बालों को साफ देख सकती थी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी उसके बालों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नया हेयर स्टाइल, अगर उसके बाद भी तुम्हें पसंद ना आए तो तुम इस घर में तब तक रहना जब तक तुम्हारे बाल वापस बड़े नहीं हो जाते। कोई भी तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहेगा। साक्षी ने अपनी बहती हुई नाक पोंछते हुए पूछा, पक्का ना?
कोई भी मुझे फोर्स नहीं करेगा बाहर आने के लिए। नेहा मुस्कुराई। बिल्कुल। और अगर यह आरव तुम्हें परेशान करे तो बस मुझे बता देना, मैं दादाजी से इसकी शिकायत कर दूंगी। दादाजी को पता है आरव को कैसे कंट्रोल करना है। यह सुनकर आरव भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने साक्षी को धीरे से छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद साक्षी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके गले से लेकर चारों तरफ एक चादर लपेट दी गई थी। उसने लंबे लंबे बाल चादर के ऊपर खुले हुए बिखरे हुए थे और नेहा ने अपने हाथों में कैंची और कंघी थी। साक्षी के दाहिने तरफ के बाल बुरी तरह से छोटे छोटे कट गए थे। नेहा ने अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो अपने घर के बच्चों के बालों पर ट्राई करती रहती थी, साक्षी के बालों पर भी आजमाया। थोड़ी देर बाद उसने साक्षी के बाएं तरफ के सभी लंबे बालों को दाहिने तरफ इस तरह से सेट कर दिया कि उसके छोटे छोटे कटे हुए बाल पूरी तरफ से लंबे बालों और घने बालों के नीचे छिप गए। उसने कुर्सी घुमाकर साक्षी को आईने की तरफ करते हुए मुस्कुराकर पूछा, ये कैसा है? साक्षी, जो अब तक अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी थी, धीरे धीरे अपने आंख खोलती है। आईने में उसने खुद को देखा। उसके छोटे छोटे कटे हुए बाल पूरी तरह से लंबे बालों के नीचे दब चुके थे। बाल इतने लंबे और घने थे कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि उसके बाल कहीं कटे भी हुए हैं। साक्षी खुशी से उठकर नेहा से गले लग गई। नेहा भी मुस्कुराकर उसे अपने गले लगाया और फिर प्यार से कहा, चलो अब अपने कपड़े बदल कर आ जाओ। साक्षी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। साक्षी के जाते ही आरव उठकर नेहा के पास आया और उसे गले लगाते हुए बोला, थैंक यू। मैं समझ नहीं रहा था कि इतनी सी बात के लिए ये इतना अपसेट क्यों रह रही थी। नेहा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लड़कियों के लिए खासकर उसकी उम्र की लड़कियों के लिए उनका लुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब मैं भी 20 साल की थी तब मुझे भी अच्छा दिखना बहुत पसंद था। अब उसे पता है कि तुम उसे प्यार से देखते हो, तब उसे यही लगेगा ना कि अगर वो अच्छी नहीं लगेगी तो तुम्हारी नज़र उस पर से नहीं हटेगी। आरव थोड़ा सा चिढ़कर बोला, वो सिर्फ बाल हैं, मुझे उसके बालों से नहीं साक्षी से प्यार है। नेहा भी अब थोड़ा इरिटेट हो गई। उसने कहा, एक काम कर, उसे भी 33 साल की बुढ़िया बना दे और तब समझ आएगा कि इस उम्र में क्या क्या मायने रखना होता है। और तुम्हें क्या समझाऊं, इस उम्र में ऐसा ही होता है, फिर भी तू समझता नहीं है। आरव ने उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया और हंसते हुए बोला, मुझे बुढ़ा बोल रही है? तू भी तो इस मेरी उम्र की है, तो क्या तू भी बुढ़िया है? दोनों की नोकझोंक अभी चली रही थी कि तभी साक्षी जल्दी से नीले रंग की सलवार सूट पहनकर बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट चुकी थी। अब वो अपने नए हेयर स्टाइल के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा।